हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि टैगोर ने जो इमेजरी यूज़ की है ना, वो उसके बारे में बताना था। तो वो हमने पहली वीडियो में आधा ही आंसर किया था। आंसर अब हम इस वीडियो में पक्का कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन। मिसलेनियस इमेजरी ऑफ अ कंक्रीट एंड विविड किंग। तो गीतांजलि हैज़ प्लेंटी ऑफ मिसलेनियस इमेजरी विच इज़ कंक्रीट एंड विविड। तो बहुत सारी मिसलेनियस इमेजरी है गीतांजलि में जो कि दिखाई देती है, कंक्रीट है। इन एन अर्ली पोइम वी गेट अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ डेक्ड विद द प्रिंस रोब्स and who wears jewels chains round his neck. Then we have a poem in which Tagore imagines himself as a prisoner who is in iron chains, in which the prisoner is cut himself. तो शुरुआत वाली पोइम में हम एक पिक्चर बच्चे की देखते हैं जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं अपनी नेक के राउंड में, चेन, मतलब बहुत सारे, वो मतलब पूरा डेक हुआ पड़ा है, सजा हुआ है गहनों से। तो हमारे पास एक दूसरी पोइम है जिसमें जो टैगोर हैं वो इमेजिन करते हैं अपने आप को एक जेल होता है ना, कैदी के रूप में, जहाँ उसे कि जो लोहे की जंजीरों में बांधा होता है, उसे अपने आप बंधा होता है ना, कैदी जो होता है। इन अनदर पोइम मेदैन गोज अबाउट विद लाइटेड लैम्प परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल। तो दूसरी पोइम्स में जो मेदैन जाती है लाइटेड लैम्प लेके कुछ रिचुअल्स करने जाती है, रीति रिवाज करने जाती है, बट रिफ्यूजिंग करती है, मना कर देती है टू गिव दिस लैम्प टू अ पुअर मैन हु नीड्स इट बैडली टू इल्यूमिनेट हिज डार्क हाउस। तो उसे देने से मना कर देती है लैम्प जिसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अंधेरे वाले रूम में, मतलब रोशनी करने के लिए। हेयर टू एवरी डिटेल इज़ विविड एंड रियलिस्टिक। तो then there is that famous poem in which children are described as playing on the shore of the endless worlds. This poem contains a graphic description. तो बहुत ही रियलिस्टिक है, और यहाँ की चिल्ड्रन जो डिस्क्राइब किए गए हैं कि वो किनारे पर खेल रहे हैं, जो संसार का जो किनारा है एंडलेस, जिसका कोई एंड ही नहीं है, वहाँ खेल रहे हैं। तो ये पोइम जो है ग्राफिक डिस्क्रिप्शन भी करती है। अ ब्लेंड ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी। इन सम केसेस वी हैव ब्लेंड ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी। बहुत सारी मतलब एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट इमेजरी है। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज टू बी फाउंड इन विच टैगोर पॉइंट्स आउट दैट गॉड इज नॉट टू बी फाउंड थ्रू द चैंटिंग ऑफ हाइमस। तो बहुत सारी पॉइंट्स में से टैगोर पॉइंट करते हैं भी गॉड जो है वो भगवान के भजन करने में नहीं है, भी जो हम भगवान के भजन करें और भगवान हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। और द स्टेलिंग ऑफ बीड्स, और मतलब माला जपें, उस तो अभी भी हम भगवान को नहीं ढूंढ सकते। बट दैट ही इज़ टू बी फाउंड वेयर टिलर इज़ टीलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स। तो भगवान वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मेहनत होती है, मतलब जहाँ कोई टिलर है जो वो ग्राउंड को टिलिंग कर रहा है, या फिर कोई पत्थर तोड़ रहा है ना, मतलब जब कोई मेहनत वाला काम कर रहा है वहाँ भगवान होते हैं। हेयर टैगोर सेज द वर्शिपर ऑफ गॉड। तो यहाँ टैगोर जो है भक्त हैं भगवान के, पूजा करते हैं। टू लीव असाइड द फ्लावर्स एंड इंसेंस टू कम आउट फ्रॉम द टेम्पल। तो वो छोड़ देती हैं, जो मतलब फूलों को एक पास से कर देती हैं, एक साइड कर देती हैं, धूप को, ठीक है, जो कि टेम्पल के बाहर होता है। एंड टू गो द फील्ड एंड द रोड साइड, और वो खेतों में जाती हैं, रोड साइड जाती हैं। इफ़ ही वांट्स टू मीट गॉड, अगर वो चाहते हैं कि वो भगवान से मिलें। हेयर हुल ऑल द इमेजरी इज कंक्रीट बट द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज होली एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब जो पत्थर वगैरह के बारे में बात की है वो तो कंक्रीट है, लेकिन जो बात की गई है भाव की, है ना, भगवान से मिलने की, भगवान कहाँ पाए जाते हैं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट है ना। We can visualize the toil and the sweat, the tiller tilling the ground and the pathmaker breaking stones, but we cannot visualize God. तो हम visualize कर सकते हैं, imagine कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है, उसे पसीना आ रहा है, ठीक है, तो कोई पाथ बना रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन हम भगवान को visualize नहीं कर सकते। Tagore describes his rooms as having decked out, and all this description is concrete and vivid and perfectly realistic.
But when Tagore says that he has been missed the sight of God and he had failed to invite God to his house, the imagery becomes abstract. तो वो कह रहा है कि जो टैगोर हैं वो कह रहे हैं कि उनका घर सजा हुआ है, ठीक है, जो कंक्रीट चीज़ों से, लेकिन वो मिस कर रहे हैं भगवान की साइट को, और वो फेल हैं भगवान को इनवाइट करने में अपने घर में, ठीक है। तो कंक्रीट जो घर में जो वो दिखा रहे हैं अभी ऐसे सजा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, वो कंक्रीट हो गया, लेकिन उनका जो भाव है कि भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन इनवाइट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर पोइम्स ऑफ दिस काइंड टू, तो ऐसी बहुत सारी पोइम्स बहुत सारी हैं गीतांजलि में जिसमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो द स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट ऑफ ऑल द इमेजरी इन गीतांजलि, द इमेजरी सीम्स टू हैव कम टू हिम स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली एज लीव्स कम टू अ ट्री। तो जो इमेजरी है वो ऐसे दिखाई देती है जो लगातार कुदरती है, जैसे कि पत्ते आते हैं दरख्त पर। द कंसेप्ट ऑफ जीवन देवता इज प्रेजेंट इन टैगोर्स पोइट्री फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। तो जो कंसेप्ट है जीवन देवता का वो प्रेजेंट किया गया है टैगोर की पोइट्री में शुरुआत से लेकर एंड तक। द जीवन देवता इज नॉट ओनली द लॉर्ड ऑफ पोइट्स लाइफ बट ही इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जो जीवन देवता है वो ना केवल भगवान कवि की जिंदगी के भगवान है, लेकिन वो सारे यूनिवर्स के भगवान हैं। ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ नॉट ओनली थ्रू द पोइट बट ऑल्सो थ्रू मैनी फॉर्म्स ऑफ नेचर। तो भगवान अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ पोइट के थ्रू नहीं, लेकिन नेचर के जो फॉर्म्स हैं, नेचर के जो रूप हैं, उनके द्वारा भी। टैगोर्स पोइट्री इज फुल ऑफ इमेजरी और डिक्शन से भरी हुई है। देयर आर कॉन्स्टेंट रेफरेंसेज इन गीतांजलि ऑफ कॉमन थिंग्स ऑफ नेचर एंड कॉमन पीपल। तो यहाँ मतलब लगातार गीतांजलि में कॉमन थिंग्स, नेचर की, कॉमन लोगों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स, रिवर्स, क्लाउड्स, रेन, स्काई, स्टार्स, द बोटमैन एंड द बेगर्स, ये सभी रेफरेंस इसमें मिलते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर सिम्बलाइज ह्यूमन पैशंस, लॉन्गिंग्स, आइडियल्स। तो जो कॉमन ऑब्जेक्ट है नेचर के सिम्बलाइज ह्यूमन के जो पैशन है, लॉन्गिंग्स है भगवान से मिलने की, जो आइडियल्स हैं वो। द फ्लावर इन इट्स ब्यूटी सिम्बलाइजेज द फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर द अननोन्स। तो फ्लावर जो है वो अपनी ब्यूटी का जो उसका चिन्ह है वो पूरा करता है, जो भगवान जो मनुष्य की तांग होती है जिसे वो नहीं जानता। द बर्ड फाइंड्स इट्स फुलफिलमेंट इन द फ्लावर एंड फ्लावर इन द फ्रूट। ठीक है, जो बर्ड आती है ना, फ्लावर पे कलियाँ आती हैं और फिर फूल बनते हैं और फूल से फिर फ्रूट आती हैं। द फ्लावर सिम्बलाइजेज द विक्ट्री ऑफ जॉय। तो जो फूल हैं वो किसका चिन्ह है, जीत की, खुशी का। ओवर पेन एंड द विक्ट्री ऑफ लाइफ, ब्यूटी ओवर अगलीनेस। किसके ऊपर, जो लाइफ और ब्यूटी, जो अगलीनेस है उसके ऊपर, जो दर्द होता है और जो अगलीनेस है उसके ऊपर, जो खुशी होती है जीत की, उससे जो फ्लावर हैं वो सिंबलाइज करती हैं। द फ्लावर ग्रोज ब्यूटीफुली इन द थॉर्न्स। तो जो कांटों में जो फूल ग्रो करती हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज लव एंड द पावर ऑफ लव। तो ये दिखाते हैं कि प्यार और प्यार की ताकत को। द डॉन ऑफ द मॉर्निंग सिम्बलाइजेज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड ऑफ फ्रीडम ओवर बॉन्डेज। तो जो सुबह का समय होता है, जब सुबह का बहुत जल्दी वाला समय, वो समय हमें सिंबलाइज कर रहा है कि जीत हो रही है, क्योंकि तब क्या हो रहा है, अंधेरा जा रहा है और रोशनी आ रही है ना, मतलब जीत हो रही है किसकी, रोशनी की अंधेरे पर। और जो आज़ादी है मिल रही है, जो कि बॉन्डेज जो होती है उसके ऊपर जो आज़ादी है उसका। लाइट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो जो लाइट है वो आज़ादी का सिंबल है एंड डार्कनेस इज़ द सिंबल ऑफ बॉन्डेज। तो जो अंधेरा है वो जो हमें बंदिशें लगती है उसका सिंबल है। गॉड इज़ द काइंड ऑफ किंग ऑफ डार्क चैम्बर। तो गॉड जो है वो डार्क चैम्बर के राजा हैं। वन हु अंडरस्टैंड्स हिम एंड अचीव्स यूनियन विद गॉड कम्स टू लाइट। तो जो भी भगवान के सामने आना चाहता है, अंडर होना चाहता है और प्राप्त करना चाहता है, भगवान से एक साथ मिलना चाहता है, उन्हें लाइट में आना होगा। द स्टार्स सिम्बलाइजेज द फ्रीडम, लव एंड जॉय। दे आर लाइक फ्लावर्स
जो स्टार्स हैं वो सिम्बलाइज करती हैं आज़ादी को, प्यार को, खुशी को। और वो फ्लावर ब्लू जब खिलते हैं, ठीक है, इन द स्काई द स्टार सिम्बलाइजेज द रिदम ऑफ लाइफ। तो स्टार सिम्बलाइज करते हैं जो रिदम होती है लाइफ की। व्हेन द स्टार्स शाइन विच मीन्स लाइफ, देन दे आर हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स विच मीन्स डेथ। अब जब तारे चमक रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लाइफ को सिम्बलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब वो बादलों के पीछे छुप जाती हैं तो वो उनका मतलब डेथ है। द स्टार्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर एंड दिस मोमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर लव। तो वो जो स्टार्स हैं इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? उनके प्यार को। इट सिम्बलाइजेज फॉर द इंडिविजुअल टू बिकम वन विद गॉड। तो वो चिन्ह है कि वो अकेले भी मतलब जो है एक हो सकती हैं भगवान के साथ। द वास्टनेस ऑफ द ब्लू स्काई सिम्बलाइजेज द इन्फिनिट ऑफ गॉड। तो जो विशालता है नीले अंबर या आसमान की, वो क्या चिन्ह है? जो इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं है भगवान का, उसके बारे में। द फ्लोटिंग क्लाउड्स एंड द मूविंग विंड सिम्बलाइजेज द जॉय ऑफ फ्रीडम। अब जो बादल फ्लोट कर रहे हैं है ना, आसमान में मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हवा बह रही है, ये सब फ्रीडम की सिंबल्स हैं, आज़ादी के सिंबल हैं। टैगोर यूजेस बर्ड्स एंड द रिवर्स एज इमेजरी इन हिज पोइट्री। तो टैगोर ने बर्ड्स को, रिवर को यूज़ किया इमेजरी के रूप में अपनी पोइट्री में। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई सिम्बलाइजेज द फ्रीडम विच मैन वांट्स बट फेल्स टू अटेन। तो जो फ्लाइट है ना, जो पंछियों के जो फ्लाइट होते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, पंख है ना, होते हैं, वो चिन्ह हैं फ्रीडम के, लेकिन जो कि आदमी चाहता है लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। टैगोर मेक्स यूज ऑफ द बोटमैन एंड द ट्रैवलर एज सिंबल्स। तो टैगोर जो है यूज़ करते हैं बोटमैन को, ट्रैवलर को सिंबल्स के रूप में। बोटमैन सिम्बलाइजेज गॉड और डेथ। तो भगवान और मौत को जो सिम्बलाइज करता है बोटमैन। अदर बैंक ऑफ द रिवर इज़ द ग्रेट अननोन द एक्सटर्नल विच इज़ अचीव्ड ओनली थ्रू डेथ। तो दूसरे जो किनारे हैं रिवर के, वो नहीं जाने जाते ना, लेकिन उन्हें कैसे हम अचीव कर सकते हैं? डेथ के द्वारा। द ओपन रोड ऑल्सो सिम्बलाइजेज लॉन्गिंग फॉर द अननोन। तो जो खुली सड़क है वो सिम्बलाइज करती है अननोन को, जो लॉन्गिंग मतलब उसकी तांग को जिसे वो जानते ही नहीं है। द सी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इमेज। समुद्र को भी यूज़ किया गया इमेज के रूप में। इट इज़ वेव्स राइज अप टू द स्काई टू आस्क द क्वेश्चन एंड टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ द नोन। तो जो समुद्र में लहरें उठती हैं ना, वो क्वेश्चन पूछती हैं, जो भेद है उस टू नो द मिस्ट्री, जो भेद है अननोन, जिसके बारे में नहीं पता, उसके भेद के बारे में पूछती हैं। द सी राइजिंग अप टू द स्काई ऑल्सो द सिम्बलाइजेज द डिज़ायर ऑफ फॉर यूनियन विद द अननोन। तो जो समुद्र की लहरें उठती हैं तो वो ये भी सिंबल करती हैं इच्छा को, कि उन्होंने यूनियन होना है, मतलब एक होना है जिसे वो नहीं जानते। द images in Tagore's Gitanjali are drawn from या taken from the most common and ordinary object of nature। अब आपने देखा होगा कि फ्लावर्स को यूज़ किया है, स्टोन्स के बारे में बात की गई है ना, मतलब जो चीज़ें, इसी आ गया अभी है ना, रोड आ गई, कुछ जो नेचर में है उसे ही यूज़ किया है। किसने? टैगोर ने। अपनी जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैं कुदरत के, उनको इमेजरी के रूप में यूज़ किया है गीतांजलि में। इमेजेस आर इनेबल द पोइट टू कम्युनिकेट द हाईली ट्रूथ टू हिज रीडर्स। तो इमेजेस जो हैं वो योग करती हैं पोइट को कि वो कम्युनिकेट, बातचीत कर सकें। हाईली मतलब कम्युनिकेशन मतलब अपनी जो बातें हैं, जो अपनी सच है, जो देखो हर एक जो राइटर होता है उसके कुछ बिलीव होते हैं, ट्रूथ होती हैं, उनको वो जो इमेजेस के द्वारा ना बहुत इफ़ेक्टिवली रीडर्स को समझा सकता है। तो यहाँ देखो ज़्यादातर जो टैगोर ने जो यूज़ की गई हैं इमेजरी, वो ज़्यादातर किससे रिलेट है? नेचर्स में फ्लावर्स आ गए, सी आ गया, रिवर आ गए। तो ये सभी चीज़ें टैगोर ने, बहुत ही सिंपली ऑब्जेक्ट हैं नेचर के, तो ये सारे जो आप लिख सकते हो सिंबल्स जो नेचर के यूज़ किए हैं टैगोर ने अपने वर्क में गीतांजलि के। तो ये आंसर अब कंप्लीट हो गया। आपने पूरा थोड़ी याद करना होता है, बस एक बार इसको रीड कर लो, पढ़ लो, समझ लो, और उसके हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम में इसका आंसर लिख सकते हो। थैंक्स।